Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinic. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन एंड इंजरी के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियोस में हैमस्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन, फिर उसके दूसरे वीडियो में हमने बात किया कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के कॉज क्या होते हैं। हमने बात किया कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के रिस्क फैक्टर्स किन को होते हैं। हमने ये भी बात किया कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन या इंजरी डायग्नोज कैसे होता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन को डायग्नोज करने के दो तरीके, पहला फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जब भी कभी कोई हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन इंजरी का पेशेंट किसी ऑर्थोपेडिशियन या किसी और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन उसको एग्जामिन करते। एग्जामिन करते समय वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछते कि आपको ये दिक्कत कब से हुई, किस एक्टिविटी के कारण हुई, किस एक्टिविटी को करते समय ये पेन आपका बढ़ता है, कब आपको पेन या डिस्कम्फर्ट ज्यादा होता है, या आपका पेन कितना रहता है। पेन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उसको स्कोर करने के लिए बास स्केल जरूरी होता है, जिसमें क्लिनिशियन जो है वो पेशेंट से पूछता है कि आप अपने पेन को 0 से 10 के बीच में रेट कीजिए। यानी 0 मतलब कोई पेन नहीं, 5 मतलब मीडियम पेन है, पेन बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं, और 10 मतलब यानी 10 मतलब पेन बहुत एक्सेसिव है और अनबियरेबल। फिजिकल एग्जामिनेशन के समय क्वेश्चन पूछने के बाद डॉक्टर फिजिकली एग्जामिन करता है थाई पोर्शन, यानी थाई के पिछले हिस्से को जहां हैमस्ट्रिंग मसल लोकेटेड होती। ये भी नहीं है कि सिर्फ वो हैमस्ट्रिंग को एग्जामिन करेंगे, उसके साथ ही क्वाड्रिसेप को भी एग्जामिन किया जाता है, क्योंकि क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग दोनों एक दूसरे को असिस्ट करती। टिपिकली फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्थोपेडिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले गेट देखते। गेट मतलब होता है किसी के चलने का तरीका, वो कैसे चलता है, इसे हम बोलते हैं गेट पैटर्न। जब भी कभी हैमस्ट्रिंग इंजरी का पेशेंट चलने की कोशिश करता है तो उसके चलने में लचकपन रहती है, यानी एक साइड वो प्रेशर ज्यादा देता है और एक साइड कम देता है। पेन ज्यादा रहता है, इसलिए जिस भी पैर में उसे दर्द की शिकायत है वो उस पैर को ज्यादा मोड़ नहीं पाता है, यानी नी का फ्लेक्शन नहीं कर पाता है और एक्सटेंशन नहीं कर पाता। गेट एग्जामिनेशन के बाद ऑर्थोपेडिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। रेंज ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं तो हम चेक करते हैं नी का और हिप का, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल की ओरिजिन हमारे हिप रीजन से होती है और नी तक जाती है। इसलिए दोनों के रेंज ऑफ मोशन चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। नी को बेंड करके और स्ट्रेट करके यानी एक्सटेंड करके उसे देखा जाता है कि कितना रेंज ऑफ मोशन है। अगर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है तो ये डिक्लेयर किया जाता है या यह समझा जाता है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी नहीं बल्कि हैमस्ट्रिंग टाइटनेस हो सकती है, यानी हैमस्ट्रिंग मसल की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, जिसे
फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करके रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। अगर रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गया है, एकदम ही पेनफुल है, ऐसे केसेस में फिर आगे डायग्नोस्टिक प्रोसेस यूज किया जाता है या फिर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले पेशेंट को रेस्ट के लिए बोल दिया जाता है कि आप अपनी एक्टिविटीज और किसी भी फिजिकल जो ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको लोअर लिम्ब का यूज ज्यादा करना पड़ता है, ऐसे एक्टिविटीज से आप कुछ दिनों तक दूरी बनाएं। जब नी फ्लेक्शन स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि नी को फ्लेक्स यानी मोड़ते समय अगर उसमें हम स्ट्रेंथ लगा के मोड़ रहे हैं, ऐसे केस में क्या हमारी हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप मसल दो उस स्ट्रेंथ को बियर कर पा रही है, ये चेक करते। इसको चेक करने से हमें हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है कि हैमस्ट्रिंग मसल में वीकनेस तो नहीं है या सही से असिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि नी के जितने भी मूवमेंट होंगे उसमें हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप दोनों एक दूसरे को असिस्ट करेंगे। कोई भी, चाहे वो क्वाड्रिसेप हो चाहे वो हैमस्ट्रिंग हो, बिना एक दूसरे के असिस्टेंस के वर्क नहीं कर सकते। दोनों का फंक्शन अपोजिट होता है बट असिस्टेड रहता है। अब बात करते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की। जब फिजिकली एग्जामिनेशन हो चुका है पेशेंट का, डॉक्टर्स ने ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लिया है कि पॉसिबिलिटी है टीयर की, स्ट्रेंथ कम है या इंजरी ज्यादा है या किस ग्रेड की इंजरी है, ये देखने के लिए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है एक्सरे यानी रेडियोग्राफ्स, जो कम कॉस्ट में भी हो जाता है और मस्कुलर स्ट्रेन यानी कि मसल की डिजीज और बोन की डिजीज में डिफरेंशिएट करने में काफी मददगार होता है। अगर बोन की डिजीज है यानी हमारे फीमर में कोई इशू है या हमारे हिप बोन में कोई इशू है, ऐसे केसेस में भी हैमस्ट्रिंग मसल में स्ट्रेन जैसा फील हो सकता है। उसके बाद आता है अल्ट्रासाउंड। वैसे तो अल्ट्रासाउंड एक चीप मेथड होता है, बट इसके लिए क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियन लगते हैं, इसलिए यह कॉस्टली हो जाता है। अल्ट्रासाउंड की सबसे खासियत यह है कि इसकी मदद से मसल के मूवमेंट के दौरान ये चेक किया जा सकता है कि स्ट्रेन कैसा है, कहाँ है, कितना स्ट्रेन है, या जब मसल की शॉर्टनिंग हो रही है या इलोंगेशन हो रही है, क्या वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। फ्लेक्शन एक्सटेंशन में मसल का सही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डायनामिक मूवमेंट से चेक किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड ऐसी कंडीशन में बहुत ही मददगार होता है। फिर हम बात करते हैं एमआरआई के बारे में। एमआरआई एक कॉस्टली मेथड है। इसमें हम मसल इंजरी के डिटेल के बारे में जान सकते हैं। कई बार जैसा हमने साइन एंड सिम्टम्स से बात किया था कि नमनेस या टिंगलिंग या सुन्नपन या झुंझुनाहट बहुत ही रेयर देखी जाती है, लेकिन अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो वो एमआरआई में हमें पता चल सकता है। इसके साथ ही हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि स्ट्रेन एक्चुअल में या टियर एक्चुअल में है कहाँ, किस पोर्शन में लोकेटेड है। हमेशा मैक्सिमम केसेस में स्ट्रेन या टियर मसल की बेली में होता है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मसल टियर एक्चुअल में कहाँ है।
यह एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें हम देख सकते हैं कि सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल की इंजरी हुई। यही पिक्चर हमें तब भी देखने को मिलती है अगर मसल दूसरी मसल टियर हुई, लेकिन अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो वो हमें एक्सरे में पता नहीं चल सकता, इसलिए एमआरआई का यूजफुलनेस ज्यादा होती। इस इमेज में भी हम ये देख सकते हैं कि मसल की बेली में टियर है। मसल किस ग्रेड का टियर है, यह डायग्नोसिस हमें हेल्प करता है प्रोसेस को आगे और ट्रीटमेंट को प्लान करने में। क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात किया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में मसल स्ट्रेन डिवाइडेड है। ग्रेड 1 के टीयर में कम से कम 4 हफ्ते का टाइम लगता है तो रिहेबिलिटेट करने में। ग्रेड 2 के टीयर में कम से कम 2 महीने लग सकते हैं और ग्रेड 3 के टीयर में 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं फुल्ली रिहेबिलिटेट होने। तो ऐसे रेडियोलॉजिकल इमेजेस में जहां हम देख पाएंगे कि टीयर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, हमें ट्रीटमेंट और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने में बहुत हेल्प मिलती। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट यानी मैनेजमेंट कैसे होता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन का। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। जब भी कभी किसी को बॉडी में कहीं भी पेन होता है, ऐसे केसेस में हमेशा एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर और एनसेड्स देते। एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर हमारे उस पर्टिकुलर एरिया के इन्फ्लामेशन को भी कम करने में हेल्प करती है और एनसेड्स हमारे खास तौर पे पेन को रिड्यूस करने में हमें हेल्प करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट, हमने अपने पिछले वीडियोस में ये बात की है कि ग्रेड 1 के टीयर में नॉर्मल है, वो उसके लिए कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती, तो कुछ दिन में नॉर्मल स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से ठीक हो जाता है। लेकिन ग्रेड 3 के टीयर में हमें कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं और ग्रेड 3 टीयर का एकमात्र ट्रीटमेंट वो है सर्जिकल। सर्जरी के बाद ही कोई रिहेबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। जब भी कभी ग्रेड 3 टीयर होता है तो जिस पर्टिकुलर एरिया में है हैमस्ट्रिंग मसल के, उस पर्टिकुलर सेक्शन के पुल करके अपने नॉर्मल अटैचमेंट के साथ रिपेयर किया जाता है। जो भी स्कार टिश्यू है सर्जन उसे कट कर देता है और रीअटैच करता है बोन के साथ, यानी विद द हेल्प ऑफ स्टेपल या स्टिचेस। यानी अगर हम सही से समझें तो जहां भी टीयर है उस टीयर को नॉर्म ब्रेक उसको क्लोज करते हैं टीयर को, और मसल अगर डिटैच हो गई है बोन से तो हम यानी सर्जन उसको वहां स्टेपल या स्टिच कर देते हैं, जिससे फिर से एक रीअटैचमेंट हो जाता है। सर्जरी के बाद यह बहुत ही जरूरी है कि पेशेंट रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को बहुत सीरियसली ले और पूरा कंप्लीट करे, नहीं तो दोबारा इंजरी होने के रिस्क बढ़ जाते। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें कोई मेडिकेशन नहीं लगता, जिसमें हम कुछ चेंजेस के साथ, कुछ एक्सरसाइजेस के साथ रिहेबिलिटेट कर सकते हैं पेशेंट को और अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को बिना किसी सर्जरी या बिना किसी मेडिसिन पर डिपेंड हुए हम उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोटोकॉल है राइस प्रोटोकॉल, जो कि फिजियोथेरेपी में बहुत ही कॉमनली यूज होता है। जैसा कि राइस की स्पेलिंग है RICE। आर मतलब रेस्ट,
आई मतलब आइस, सी मतलब कंप्रेशन, ई मतलब एलिवेशन। रेस्ट कितना होगा ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ इंजरी में, या ग्रेड 0 है या ग्रेड 1 है या ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3। ग्रेड 3 में रेस्ट ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है और ग्रेड 1 में रेस्ट का ड्यूरेशन सबसे कम होता है। आइसिंग हम इसलिए करते हैं ताकि वहां उस एरिया की जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। 2 से 3 बार आइसिंग एडवाइस की जाती है। कंप्रेशन यानी क्रेप बैंडेज के साथ जब भी हम किसी भी एरिया को क्रेप बैंडेज से टाई करते हैं या बांधते हैं, उस एरिया को कुछ देर के लिए इमोबिलाइज कर दिया जाता है और सपोर्ट भी मिलता है उसे क्रेप बैंडेज से। लिम्ब एलिवेशन यानी उस पर्टिकुलर एरिया को एलिवेट किया जाता है ताकि वहां का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो सके और हीलिंग का प्रोसेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग, जब भी हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के इंजरी में, तब हम 2 तरह की एक्सरसाइजेस एडवाइज करते हैं। जैसे एक होती है स्ट्रेचिंग और एक होती है स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेचिंग की जरूरत तब पड़ती है अगर मसल टाइट हो गई या मसल टाइटनेस है जिसके कारण हमारे रेंज ऑफ मोशन कम हो रहा है। लेकिन कोई भी स्ट्रेचिंग करने से पहले हमें कुछ दिन का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। जब नॉर्मल वॉकिंग या नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी पेन लेस हो जाए, उनको करने में हमें कोई पेन महसूस ना हो, तभी हमें किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ये रेस्ट ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि किस ग्रेड की इंजरी, ग्रेड 1 की है, ग्रेड 2 की है या ग्रेड 3 की। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लेग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच की। इसके लिए पेशेंट को एक टेबल की जरूरत पड़ेगी जिसमें अपना अफेक्टेड लेग जिसमें उसको पेन है वो टेबल पर रखता है और दूसरा जो पैर है वो जमीन पे रहता है। जो पैर टेबल पे है उसके नी को पूरा स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा सा हल्का सा बेंड रखते हैं ताकि सपोर्ट मिलता रहे और बैक में स्ट्रेन ना हो। अगर नी पूरा स्ट्रेट रहेगा तो ये चांसेस है कि बैक में स्ट्रेन आ सकता है। जैसे जैसे स्ट्रेच फील होने लगता है तो हम यानी पेशेंट थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपने टोस की तरफ बेंड होने लगता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हैमस्ट्रिंग एरिया में एक अच्छा और तगड़ा स्ट्रेच फील होता है। जब स्ट्रेच फील होने लग जाए तो कम से कम 3 से 10 सेकेंड का होल्ड करना चाहिए और इस चीज को 3 से 4 सेट में रिपीट करना चाहिए। बेंट लेग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, इसके लिए पेशेंट को एक योगा मैट या बेड में भी किया जा सकता है। पेशेंट सीधे अपने कमर के बल लेट सकता है और अपने अफेक्टेड पैर के घुटने को थोड़ा सा बेंड कर सकता है। बेंड किए हुए वो अपने चेस्ट की तरफ लेके आता है। जैसे ही 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बन जाता है, वैसे ही अपने टोज को वो सीलिंग की तरफ उठाना शुरू करता है, यानी पैर को एक्सटेंड करने की पोजीशन में लेके आता है। जैसे ही एक्सटेंशन का एंगल बढ़ने लगता है, वैसे ही हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच की क्वांटिटी या इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। इसको भी हमें कम से कम 10 सेकेंड का होल्ड करना चाहिए और
कम से कम 3 से 4 सेट रिपीट करना चाहिए। सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए पेशेंट को ग्राउंड में बैठने के लिए कहा जाता है, बटरफ्लाई पोजीशन, और जिस भी लेग में उसको पेन है वो एक्सटेंशन में रहता है, यानी सीधा रहता है, पर घुटने पूरे तरीके से सीधे नहीं रहते, हल्का सा बेंड रहता है। और जैसे ही हल्का सा बेंड हो जाए, पेशेंट आगे की तरफ लीन होने लगता है। ये ध्यान में रखते हुए कि बैक बहुत ज्यादा बेंड ना हो, बल्कि शरीर के ऊपरी हिस्से यानी शोल्डर यानी थोरैसिक एरिया से हमें बेंड होना है। जब हम यहाँ बेंड होते हैं, वैसे वैसे हमारे हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आना शुरू हो जाता है। जिस भी पर्टिकुलर सेकेंड हमें लगे कि स्ट्रेच अच्छा फील हो रहा है, वहां हमें कम से कम 10 सेकेंड का होल्ड करना चाहिए, और इस चीज को कम से कम 2 से 3 बार दिन में रिपीट करना चाहिए। अब बात करते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस तब जरूरी होती है अगर हैमस्ट्रिंग मसल्स में वीकनेस है, यानी वो सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और क्वाड्रिसेप मसल ज्यादा मजबूत हो गई है हैमस्ट्रिंग मसल्स। इसको करने के लिए हैमस्ट्रिंग कर्ल कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग कर्ल करने के लिए पेशेंट को एक चेयर लेना है, चेयर के ऊपरी हिस्से को पकड़कर खड़े हो जाना है, और खड़े होकर के अपने अफेक्टेड पैर यानी अपने अफेक्टेड लिम्ब जो भी है, राइट या लेफ्ट, उसको बेंड करना है धीरे धीरे, और बेंड करके थोड़ी देर होल्ड करना है ऊपर। जैसे ही स्ट्रेच फील हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा और ये लगेगा कि हैमस्ट्रिंग पे लोड आ रहा है, तब हमें थोड़ा होल्ड करके फिर नीचे लेके आना। बॉल स्क्वीजेस। बॉल स्क्वीजेस एक हैमस्ट्रिंग कर्ल का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है एक्सरसाइज में, जिसमें जब हम अपने पैर को अपने बटक्स की तरफ लेके आ रहे हैं, अफेक्टेड पैर को, तब हम अपने पैर और बटक्स यानी थाई और पैर काफ मसल्स के बीच में हम एक बॉल प्लेस कर देते हैं, जिसको पैर बेंड करते करते हमें प्रेस करना होता है, स्क्वीज करना होता है। स्क्वीज करके हमें थोड़ी देर, कम से कम 3 से 5 सेकेंड होल्ड करना होता है, फिर हम रिलैक्स करते हैं। होल्ड करने से ये होता है कि मसल में एक कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन होता है, उस टाइम पे मसल की स्ट्रेंथनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सीटेड थेराबैंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेशेंट को एक थेराबैंड की जरूरत है और एक चेयर की। पेशेंट चेयर में कंफर्टेबली बैठ जाए, उस और थेराबैंड को अपने पैर के सामने किसी दीवार या दरवाजे में बांध दे, और उसी थेराबैंड को अपने पैरों में बांध ले जिसमें उसको दर्द हो, और थेराबैंड के साथ वो अपने पैरों को आगे की तरफ स्लाइड करना है, और फिर उसी थेराबैंड को अपने चेयर की तरफ खींचना है, यानी अंदर की तरफ खींचना है। जब हम अंदर की तरफ खींचते हैं, तब हमारे हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप दोनों में अच्छा टेंशन डेवलप होता है। टेंशन डेवलप होता है यानी वहाँ रेजिस्टेंस फील होता है। थेराबैंड यहाँ एज अ रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। प्रोन थेराबैंड नी फ्लेक्शन। इसके लिए पेशेंट को एक थेराबैंड और एक योगा मैट की जरूरत पड़ती है।
पेशेंट अपने पैर के बल लेट जाए और अपने अनअफेक्टेड फुट में थेराबैंड को फंसा ले और अब दूसरे छोर का थेराबैंड वो अपने अफेक्टेड पैर में फंसा ले। अपने अफेक्टेड पैर से थेराबैंड को अपने बटक्स की तरफ खींचना है। जैसे जैसे हम थेराबैंड को अपने बटक्स की तरफ खींचते हैं, हमारी हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स दोनों में टेंशन फील होता है। इस टेंशन या इस रेजिस्टेंस से थेराबैंड की मदद से हम अपने हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर मोमेंट या पर्टिकुलर सेकेंड में पेशेंट को ये फील हो कि हाँ ये मेरा पीक पॉइंट है, यानी इस पॉइंट से ज़्यादा अब मैं स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा या मैं और ताकत नहीं लगा पाऊंगा, उसी पर्टिकुलर टाइम में पेशेंट को कम से कम 3 से 5 सेकेंड का होल्ड करना, जिस से क्या होगा कि वहाँ एक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होगा और वहाँ मसल स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।